हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। हमेशा की तरह फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बार गवर्नमेंट स्कीम का ये प्रोग्राम लेकर के। आगामी जो परीक्षा होने वाली है जिसमें आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे 2023 में यूपीएससी के लिए, वहाँ इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तकरीबन इससे संबंधित 9 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ये योजनाएं देखनी है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाकर के गवर्नमेंट स्कीम्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के सारी एक साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्कीम की, और आज की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो चलिए इस स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और परीक्षोपयोगी जो बातें हैं उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह है स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस स्कीम को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि इसकी जो थीम है वो क्या है। हालांकि इस नाम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब हमारे देश में बेटी की बात करी जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बारे में जब बात करी जा रही है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा गौरवान्वित होने वाली बात भी है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शर्मसार होने वाली बात है। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा इसलिए कि जिस देश में हम कह सकते हैं कि जिन जगहों पर बेटी को बचाने के लिए, जिस देश में कहावत ये हो कि यत्र नारीस्तु पूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और ऐसे ही देश में गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर हमें विशेष ध्यान देना पड़ जाए, ये सोचते हुए कि इनकी दशा ठीक नहीं है, तो ये एक सोचनीय विषय हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही मेरा ये एक अपना स्वयं का मत है कि अभी हमें अपने देश में बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। अभी हम कह सकते हैं कि सर्वोच्चता के उस स्तर को शायद नहीं प्राप्त कर पाए हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जिसमें हमें होना चाहिए था, या जिस दशा में शायद हम प्राचीन समय में कभी रहे होंगे। तो बेटी बचाओ मतलब एक ऐसा भी समय आया है कि जिस समय बेटियों को बचाया नहीं जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें समाप्त किया जा रहा है, उनके अस्तित्व को कम किया जा रहा है, और इसका आंकड़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा में की जाने वाली बातें हैं। 2011 की जनगणना में जब हम शिशु लिंगानुपात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बेटियों की संख्या बेटों की संख्या में बहुत कम है, और जो बेटियां हैं उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है। यानी कि नारी की दशा हमारे देश में इस तरीके की है कि ये पुरुष प्रधान समाज होता चला जा रहा है, और इस पुरुष प्रधान वाले समाज में पुरुष अपनी प्रधानता को इतना प्रधान करता चला जा रहा है कि वो ये भूल रहा है कि उसका अस्तित्व ही नारी से है, और क्योंकि वो नारी की दशा को हीन करता चला गया होगा कभी, इसलिए उसके जन्म पे ना तो कोई खुशी मना रहा है, इनफैक्ट और दुख होने की बात हो रही है। एक ऐसे समाज को भी शायद कभी हम लोगों ने जिया होगा। और उसके अलावा अगर कोई भी या किसी भी प्रकार से बेटी का जन्म हो गया तो उसे आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसे भविष्य नहीं बनाने दिया जा रहा है, मतलब उसको घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जा रहा है, उसका संसार वही है। तो ऐसा ना हो, ना ही किसी भी बेटी को इस संसार में आने से रोका जाए, और ना ही इस संसार में आने के बाद उसे इस संसार में आगे बढ़ने से रोका जाए। इस विशेष थीम के साथ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आइए सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पिछले सप्ताह का प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, वो क्या था, चलिए जानते हैं सबसे पहले उसके बारे में। पिछले सप्ताह हमने ओपीएस और एनपीएस के बारे में पढ़ा था, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इसके बारे में पढ़ा हुआ था और इसके डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था। इसी संदर्भ में प्रश्न था कि एनपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन सह निवेश योजना है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यह सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिटर्न के माध्यम से आपकी सेवानिवृत्ति की प्रभावी योजना बनाने के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत अवसर लाता है। इसके बारे में भी पिछले सेशन में मैंने बताया था, तो ये प्रश्न भी ये स्टेटमेंट भी सही है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है और पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट एनपीएस के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर क्योंकि ये तीनों ही कथन सही हैं, तो प्रश्न पूछा गया है कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीनों कथन सत्य हैं और कोई भी कथन सत्य नहीं है। इस तरीके की प्रश्न पूछने की प्रणाली पिछली सेशन में शुरू की गई थी। 2022 में जो
यूपीएससी ने प्रीलिम करवाया था उस 2022 वाले परीक्षा सत्र में इस प्रकार के प्रश्न पूछने की प्रथा शुरू हुई थी, जिसमें यह पूछा गया था कि कितने सही हैं, कौन सा सही है ये नहीं पूछा गया, कितने ऑप्शन सही हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी पर आधारित ये भी प्रश्न था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सत्य हैं क्योंकि मैंने अभी बताया आपको। आइए जानते हैं योजना के बारे में, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना 2015 में शुरू की गई, जनवरी 2015 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये स्कीम जो है वो कब की है, 2015 की है। पर क्योंकि इसके प्रावधानों का रिन्यूएशन होता रहता है, इसमें तमाम सारी जो फंडिंग्स हैं उसको रिन्यू किया जाता रहता है, इसका प्रसार किया जाता रहता है, इसके उद्देश्यों का प्रसार किया जाता रहता है, इस वजह से ये हमेशा चर्चा में रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि 2022-2023 में होने वाले जो आपकी परीक्षा है उसमें पिछले या विगत एक वर्ष की ही स्कीम पूछी जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उनके ऊपर जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। मनरेगा हमेशा क्वेश्चन में रहता है, तो क्या आप करेंगे? मनरेगा की शुरुआत तो बहुत पहले हुई, तो क्या आप उसको पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अपडेशंस के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी से संदर्भित जो पुराने फैक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए भी इनको ध्यान रखना है। तो अब ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसकी शुरुआत हुई है 2015 में, और अगर हम एक छोटे से उद्देश्य की बात करते हैं तो एक छोटा सा उद्देश्य हमको दिख रहा है, घटते बाल लिंग अनुपात, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसको CSR शॉर्ट में बोला जा सकता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है यानी कि बाल लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात जिसको कहा जाता है, कई जगहों पर शिशु लिंगानुपात इसको बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात। ये आपको एक तरीके से कैसा दिखाई देगा? ये आपको 2011 में अगर हम देखते हैं, जो अंतिम जनगणना के आंकड़े हमारे पास में जो ठीक ठाक हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो देश में 1000 पुरुष बच्चों पर 919 महिला हमको देखने को मिली हैं, यानी कि इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 1000 जो नर कह सकते हैं शिशु हैं, उनकी तुलना में 919 मादा शिशु ही हमारे यहाँ हैं। तो अब आप देखिए, अगर हम बालक और बालिका के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये अनुपात हमको कम दिखाई दे ही रहा है, 919 ही दिखाई दे रहा है। और इसमें आश्चर्य होने की बात तो यह है कि जब हम 1961 की जनगणना से इस लिंगानुपात की तुलना करते हैं प्रति 1000 पुरुष बालक पर, ठीक है, मेल चाइल्ड पर, तो हमें यह पता चलता है कि उस समय 947 हमको यह आंकड़ा देखने को मिलता है, और इसकी तुलना में आप देख सकते हैं शिशु लिंगानुपात कम हुआ है। अब यह आश्चर्य की बात है कि हम 1961 से 2011 में आगे आए हैं महिला शिक्षा को लेकर के, या पीछे चले गए हैं? यह स्पष्ट दिखा रहा है कि पीछे चले गए। और जब हम पीछे चले गए हों आधुनिक समाज में, तो हमें सावधान होने की जरूरत होती है, और इसी सावधानी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई है। तो घटते बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे। इतना ही नहीं, ये जो 919 कह सकते हैं फीमेल चाइल्ड जो जीवित रहते हैं, वो आगे एक बालिका के तौर पर, एक युवा बालिका के तौर पर, या युवती के तौर पर, या फिर आगे महिला के तौर पर भी जब वो अपने आप को मानवीय रूप से विकसित कर रही होती है, तो सामाजिक रूप से उसका विकास नहीं हो रहा है। यानी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ना सिर्फ हम लिंगानुपात में पीछे हैं, बल्कि हम सशक्तिकरण में भी पीछे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, लिंगानुपात में अगर महिलाओं का जन्म कम हो रहा है तो इसमें प्रकृति का मतलब ये तो दोष हुआ ना, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके लिए मतलब ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार जा सकता है कि भाई अगर लड़कियों ने जन्म कम लिया तो उसमें क्या ही किया जा सकता है, तो प्रकृति की तरफ से। ये लिंगानुपात अगर इस प्रकार से कम हो रहा होता तो ये चिंता का विषय नहीं था। मतलब किसी को बेटे का जन्म होता है या बेटी का जन्म होता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक माता पिता के द्वारा एक बार बेटे और एक बार बेटी का ही जन्म हो, या एक बार बेटी एक बार बेटे का जन्म, तो नेचुरल है, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन अगर इस प्रकार से ये आंकड़े ये होते तो शायद ये इतनी चिंता का विषय नहीं था। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये इसमें इस आंकड़ों को लाने में एक चीज और स्पष्ट है कि ये एक बड़ा डिफरेंस है।
और ये एक बड़ा जो डिफरेंस है, ये औसतन बड़ा डिफरेंस है, और ये औसतन बड़ा जो डिफरेंस है ये महिलाओं को जो कन्या भ्रूण है उस कन्या भ्रूण को ना लाने के जो प्रयास है उसको दिखाता है। इसलिए इसमें अंतराल है, इसमें जो गैप है वो इसलिए नहीं है कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक तो कुछ है, होगा ही जो भी है, लेकिन ये इसमें मानव कहाँ ज्यादा है, यानी कि हमने अपने गर्भ में बच्ची को पलने नहीं दिया और उसे संसार में आने नहीं दिया। इस कारण से इस आंकड़े जो है ये चिंताजनक है। और जब बालिका जन्म ले लेती है तो उसको हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों से संबंधित मुद्दे को इसमें कवर किया गया है इसी उद्देश्य के साथ। दूसरे कारणों को अगर हम ध्यान रखें तो जरा देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया 2011 की जनगणना के आंकड़ों ने बाल लिंगानुपात की गणना 0 से 6 वर्ष के बीच में अगर हम देखें, आयु वर्ग के बीच में देखें, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि प्रति हजार पे कितनी है, प्रति हजार पे 919 है 2011 में, जबकि 1961 में कितनी जाती है, प्रति हजार पे 947 थी। तो पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की गणना अगर देखी जाए तो ये एक सोचनीय बात है। इसके अलावा ये भी कि यह महिला शक्तिहीनता का एक खतरनाक संकेतक है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये महिला सशक्तिकरण का तो किसी प्रकार से संकेतक नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, महिला के असशक्तिकरण होने या फिर उसे खतरनाक स्थिति में पहुंचाने या शक्तिहीन रूप में रिप्रेजेंट करने की बात कही गई, जबकि हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां स्त्री को शक्ति का ही रूप माना जाता है और उसे ही शक्तिहीन करने का प्रयास किया जा रहा है। आश्चर्यजनक था। इसके अलावा ये जो योजना है, ये योजना जब शुरू की गई तो इस योजना को जो शुरुआत हो रहा है उसको सबसे पहले देश के जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे 100 जिले जहां पर महिला सशक्तिकरण और महिला लिंगानुपात अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा, जहां पर कह सकते हैं जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात कैसा है, लिंगानुपात ये क्या है, अति सोचनीय है, अति चिंतनीय, क्रिटिकल स्टेज में है। ऐसे 100 जिलों में सबसे पहले इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया, इसे लागू किया गया। ठीक है, तो 100 लैंगिक रूप से पिछड़े जिलों में सबसे पहले इसको लागू करने की बात करी गई, क्योंकि हम शुरुआत में पूरे देश में एक साथ इसको नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सुधारने का ये प्रोग्राम है। अब यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसे कौन सुधार रहा है, इसे कौन सही कर रहा है। तो ये मैं बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको शॉर्ट में ट्रिपल बी भी कहा जाता है। कई जगहों पर आप इसको इसी तरीके से लिखा हुआ पाएंगे, BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये जो योजना है ये राज्यों द्वारा कार्यान्वित है, राज्यों द्वारा कार्यान्वित, ये राज्यों द्वारा कार्यान्वित है। और ये जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित जो है, इसमें 100% अगर हम देखें तो जो फंडिंग है, जो निधि व्यय है, ये जो निधि व्यय है ये 100% जो है वो किसका है, वो केंद्र सरकार का है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित यह स्कीम राज्यों द्वारा क्रियान्वित है, जिसमें सहयोग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार जो मंत्रालय हैं वो हैं सबसे पहले आप देखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये सबसे पहले तो बच्चों के जन्म के आधार पर है, बच्चों के जन्म से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हमने एक आंकड़ा देखा कि लिंगानुपात, जो शिशु लिंगानुपात है वही कम है। तो बाल विकास मंत्रालय इसमें कार्य करेगा। महिलाओं को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये फीमेल से ही रिलेटेड है, महिलाओं से ही रिलेटेड है, क्योंकि महिलाओं का जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात में जो बच्चियों का जो लिंगानुपात है वो ही हमको कम देखने को मिल रहा है, और उन्हीं को आगे सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है, क्योंकि उन्हें अगर जन्म भी हो जा रहा है तो उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो ये मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है। एक दूसरा, ये मुद्दा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी संबंधित है। क्यों? क्योंकि आपने देखा पहले तो 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में जो शिशु लिंगानुपात था उस तरीके का अंतर था, क्योंकि जब लड़की पैदा भी हो जाती है तो कई लोग इसे अभिशाप मानने लगते थे
इसे अभिशाप के रूप में देखने लगते थे। तो इसे अब जब आप अभिशाप के रूप में देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसकी केयरिंग नहीं करेंगे, और जब केयरिंग नहीं करेंगे तो उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य लक्षण जो है आपको दिखाई दे सकते हैं, जन्म के समय में कमजोरी होना, और अगर वो कमजोर है तो आगे उस पर और ना ध्यान दे करके उसके शरीर को और ज्यादा कह सकते हैं पनपने से रोका जा सकता है या रोका जा रहा था। तो इस तरह से अगर कोई काम कर रहा है तो उससे उसके प्रति जागरूकता फैलाना कि ऐसा करना एक तो अपराध है, दूसरा आप अपने ही बच्चे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इसमें महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अहम भूमिका है, खासकर जन जागरूकता के पहलू से अगर देखें, जन जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो इनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से संबंधित इसलिए है ये क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में अगर आप देखें तो पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार है हमारे यहाँ जीवन जीने का, आगे बढ़ने का, अवसर पाने का। तो ऐसे में इन सब चीजों का ख्याल रखने का जो कार्य है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। अगर नहीं रखेगा तो उसमें जन्म भी ले लेंगी, ठीक तरीके से पल भर भी लेंगी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होने की वजह से जो एक सशक्तिकरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये 3 मंत्रालय हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे योजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके बारे में। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य क्या है? बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात में सुधार लाना। ठीक है, अगर हम 2011 के आंकड़ों के बाद जो दूसरे ऑफिशियल डेटाज हैं अगर उसके ऊपर बिलीव करें तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है इस योजना के आने के बाद, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्योंकि ये उद्देश्य था इसलिए थोड़ा सा सुधार हुआ। इसके अलावा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, ये आपका दूसरा लक्ष्य है, क्योंकि यही चीज हमने देखा शुरुआत में कि एब्सेंट थी और इसी चीज को लाने के बाद सरकार ने करी है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसीलिए यहां पर मैंने आपको बताया कि महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के साथ साथ आपने देखा यहां पर ये परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो भी शामिल है। ठीक है, देख लिया कि नहीं? इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये किस तरीके से किए गए हैं इनके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो अभी हमें आगे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का जो महत्व है वो क्या है, क्यों इस योजना का नाम यही रखा गया, क्या कारण है कि इस योजना का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया? मैं चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दीजिए कि क्या इस योजना का कुछ और नाम भी हो सकता था? क्या आपको लगता है कि इससे बेहतरीन भी इस योजना का कोई नाम रखा जा सकता था जब हमारे यहां बेटियां इस तरीके से संकट में हो? ठीक है, तो यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम जो है मेरे ख्याल से सबसे सही है। ठीक, तो राज्यों द्वारा यह कार्यान्वित है मैंने बताया, और प्रत्यक्ष लाभ का इसमें कोई अंतरण का प्रावधान नहीं है। अगर आप सोचें कि इसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट वाला वो जो डीबीटी जो चलता है, बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट की कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आपको कोई डायरेक्टली बेनिफिट इस तरीके का मुद्रा के रूप में या पैसे के रूप में दिया जा रहा हो, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि इस योजना के अंतर्गत तमाम सारी योजनाएं और तमाम सारे जो पहल हैं वो शुरू की जाती हैं, और उन पहलों के माध्यम से समाज में अलग अलग मंत्रालय अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से उनमें सुधार लाने का ये प्रोग्राम है। और उन एजेंसीज और उन कह सकते हैं कि जो पहल हैं उनके लिए जो स्कीम्स आती हैं उनके लिए फंडिंग करने का काम गवर्नमेंट करती है। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के रूप में नहीं देख सकते। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, राज्यों द्वारा कार्यान्वित है। इसमें 100% जो मैंने आपको बताया 100% जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण जो है वो आप किसका है, वो केंद्र का है। लेकिन इसे लागू कौन करेगा? इसे लागू करेंगे राज्य। प्रमुख घटकों की बात कर लेते हैं इस योजना से संबंधित। तो इसमें सबसे पहले जनसंचार अभियान चलाया जाएगा, या चलाया जा ही रहा है या चलाया गया भी है बहुत मामलों में। और आप इसके देखते हैं कि आप इसके एडवर्टाइजमेंट्स को कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी भी सरकारी एजेंसीज में आप जाएंगे तो वहां देखने को मिल सकता है। प्राथमिक स्कूलों की जगहों पर, प्राथमिक चिकित्सालयों में चले जाइए, या फिर सरकारी कोई भी ऐसी जगह है, रोडवेज की जगह हो, हर जगह आपको इसके प्रचार जो है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्रचार कहीं ना कहीं जागरूकता का एक माध्यम है। सभी राज्यों को कवर करने वाले 100 लैंगिक महत्वपूर्ण जिलों में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप की बात करी गई है। बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप का मतलब जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर यह लगता है कि लिंगानुपात ठीक नहीं,
लिंगानुपात जो है वो ठीक नहीं, और जहां स्त्रियों की दशा ठीक नहीं, स्त्रियों की दशा जो है वो जहां पर ठीक नहीं, तो इनकी दशा किसी एक कारण से थोड़ी नहीं बिगड़ी हुई है, उसके कई सारे एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं को पीछे किया जा रहा है, तो इन सब चीजों में सुधार के लिए ऐसे 100 महत्वपूर्ण जिलों को चुना गया है जिसमें जो लैंगिक असमानता है वो देखी गई, सबसे पहले उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन ये तो प्रारंभिक उद्देश्य था, ये प्रारंभिक उद्देश्य है जब इसको लाया गया जनवरी 2015 में, प्रारंभिक उद्देश्य। लेकिन 2022 में इस उद्देश्य का विस्तार किया गया है। 2022 में इस उद्देश्य का इस तरीके से विस्तार किया गया है कि देश के सभी जिलों में इस योजना को विस्तारित किया जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले 100 जिलों में लाने की बात करी गई थी, सभी, अब ये जो 100 जिले ना, इसमें भी खास ध्यान रखना है, इसमें सभी राज्य शामिल हो जाएं। इस 100 जिलों में भी सभी राज्यों के जिले होने चाहिए, सभी राज्यों के 100 महत्वपूर्ण जिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 राज्य चुने, उसमें से 100 महत्वपूर्ण जिले चुन लिए, पहले उसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे। एक ही जिला किसी राज्य का है लेकिन आए जरूर, यानी हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिला तो ऐसा होगा जो पिछड़ा हो रहा है, तो उसे भी हमें आगे लेकर के आना। तो पहले उन 100 राज्यों को टारगेट किया गया और उसके बाद जुलाई 2022 में इस टारगेट को पूरे देश के सभी जिलों में इसको लागू करने की बात कर दी गई है। तो इस स्कीम के तहत जो लाभ है, उसमें जो लाभार्थी हैं वो किस प्रकार के हैं, जरा उसको देखिए। इन लाभार्थियों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक तौर पे जब हम देखते हैं तो इन लाभार्थियों में सबसे पहले हमको जो बेटी है, जो छोटा शिशु है, वो और उसकी माता का लाभान्वयन होते हुए देखने को हमको मिलता है। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है, जरा देखिए। अब इन लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में डिवाइड करके यहां पर दिखाया गया है। सबसे पहले प्राथमिक श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन रखा गया है? इसमें युवा और नवविवाहित जोड़े। अब आप समझ सकते हैं कि इनको प्राथमिक अगर श्रेणी में जोड़ा गया है इन पेयर्स को, तो क्यों जोड़ा गया है? जन्म के बाद, जन्म की ये शुरुआत जो है वो कहां से हो रही है? जब व्यक्ति विवाहित हो रहा है, नया जोड़ा बन रहा है, उस नए जोड़े के द्वारा जब संसार बसाया जा रहा है और जन्म की श्रेणी में जब आ रहे हैं, वे किसी बच्चे का जन्म देने जा रहे हैं, तो वहां उन्हें शिक्षित होना चाहिए। वहां उन्हें इस प्रकार से पहले से ही इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो वो किस लिंग का है, पुरुष है या स्त्री है, इसको ध्यान में दिए हुए बगैर हमें मातृत्व पर, पितृत्व पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि बेटा जन्म लेगा तब हमारे अंदर मातृत्व ज्यादा जागेगा, पुत्र जन्म लेगा तो हम ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस जोड़े को, आप सोच रहे होंगे कि सर इसको लाने की प्राथमिक स्तर पर क्या जरूरत है? भाई शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत तो यहीं से हो रही है। सबसे पहले इन्हीं को जागरूक किया जाए। यहीं से अगर सारी माता पिता ही अगर सही हो गए तो फिर आगे तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। अगर वो बेटी के जन्म पे खुशियां मना रहे हैं, अगर बेटी को सही तरीके से पाल रहे हैं, सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ऐसी बेटी को तो कोई समस्या ही नहीं है इस संसार में, इस देश में। लेकिन चिंता यहीं से शुरू हो जाती है अगर यहां दिक्कत है तो। इसके अलावा कई बार इतना होने के बावजूद जो गर्भवती स्त्री है और जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, यानी कि जो जिनके पेट में भी बच्चा पल रहा है और जिन्होंने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, यानी जो अभी अभी माताएं बनी हैं, वो जो है इसमें शामिल हैं। और उसके बाद जो माता पिता हैं वो शामिल, यानी हर स्तर को इसमें शामिल कर लिया गया। बच्चे के जन्म से डायरेक्टली टच करने वाला जो स्तर है वो यहां पर शामिल किया गया है प्राथमिक श्रेणी में, ठीक है। माध्यमिक श्रेणी में अब बच्चे की बात हो रही है। ये तो माता पिता से संबंधित प्राथमिक स्तर हो गया क्योंकि ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद युवा, किशोर, लड़के और लड़कियां, ससुराल वाले, मतलब दोनों घर वालों की बात हो रही है। चिकित्सक और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को इसमें रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति लिंग का परीक्षण कराने जा रहा है जो भ्रूण में है, गर्भ में जो बच्चा है, तो भ्रूण का लिंग जांच आपको मालूम है कि अपराध है। और ये जांच कौन कर सकता है? ये डॉक्टर्स कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो प्रेरित कर सकते हैं।
कई बार माएं बेटियों को जन्म देना चाहती हैं, लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं वो जन्म नहीं देने देते, मुंह फुला लेते हैं। अगर जन्म दे भी देती है तो बाद में संबंध खराब होते हैं, तो इस डर से वो पहले जन्म देती है। तो ये दूसरा स्तर है जो माता पिता से कनेक्शन बना रहा है, और इस दबाव में जब वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जाते हैं, वहां पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में एक बेटी पल रही है। तो इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर को भी रखा गया है कि आप नहीं बताएंगे तो आपके ऊपर भी कानून की धाराएं लगेंगी, आप भी अपराधी हैं उतने ही जितना वो पूछने वाला है। तो इन सबको इसमें रखा गया, चिकित्सक वगैरह, निजी अस्पताल सब रखे गए। और तीसरे श्रेणी में देखिए, इससे संबंधित अधिकारी वर्ग है, ठीक है, पीआरआई है, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, महिला एसएचजी और सामूहिक धार्मिक नेता हैं, स्वैच्छिक संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ और बड़े पैमाने के लोग जो है, ये बेसिकली जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं। जागरूकता जो अभियान है उसको लाने की यहां पर बात करी जा रही है, ठीक है, जागरूकता अभियान। तो जागरूकता अभियान ये लेकर के आएंगे, इसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। तो ये लोग हैं लाभार्थी इसके, ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ या नहीं? अब ये किस प्रकार से, इन सब लाभार्थियों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है, इससे संबंधित क्या पहल हैं, उन पहल के ऊपर आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल गुड्डी गुड़िया बोर्ड, ये एक प्रकार के डिजिटल बोर्ड होते हैं जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं, कन्या से संबंधित जो योजनाएं हैं, शिशु से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, माता से संबंधित जो योजनाएं हैं, इन तमाम प्रकार की योजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति समाज में क्या है, क्या कहते हैं आंकड़े उनके, तो उन सबको प्रदर्शित करने वाला ये बोर्ड है, जो जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं, सड़क इत्यादि पर या फिर टीवी वगैरह में रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस पहल से क्या होगा, लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या स्थिति है अभी और सुधार की आवश्यकता है, सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, तो उससे प्रेरित होकर के इसके प्रति वो कह सकते हैं आकर्षित होगा। दूसरा पहल है उड़ान सपने दी दुनिया दे रूबरू, ये एक योजना का नाम है, एक पहल का नाम है। इसमें लड़कियों को उनकी पसंद के क्षेत्र में कार्य के अवसर दिए जाते हैं। उड़ान सपने दी, इस तरीके से कई सारे सीरियल्स भी आपने देखे होंगे, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, आपको कोई याद आ रहा हो इससे संबंधित सीरियल तो मुझे बताइएगा, अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि कई सारे टीवी सीरियल्स जो हैं वो इस तरीके के मिलते जुलते नाम से आते हैं। तो उड़ान सपने दी का मतलब ये है कि भाई सपने देखने का अधिकार केवल पुरुष बच्चों को ही थोड़ी है, लड़कियों को भी है, लड़कों को ही थोड़ी है, पुत्र पुत्री दोनों को बराबर तरीके से देखना है, माता पिता को, समाज को, लड़का और लड़की को बराबर तरीके से देखना है, मेल फीमेल को बराबर तरीके से, तो उसकी भी अपने सपनों की उड़ान है, तो उसे भी अवसर दिए जाने चाहिए। तो उड़ान कैसे पूरी होगी, जब उसे उसकी पसंद के क्षेत्र में कह सकते हैं प्रोफेशनली कार्य करने का जो मौका है वो दिया जाए, है ना, पेशेवर तरीके से वो किसी चीज को अपना सके, अपने भविष्य को उसमें संवार सके। इसके अलावा मेरा लक्ष्य मेरा अभियान, मेरा लक्ष्य मेरा अभियान में क्या है, इसमें जो हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यालयों में जो शीर्ष शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाली जो बच्चियां हैं उनको सम्मानित करने से संबंधित जो है वो कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया गया है। इसके अलावा अन्य पहलुओं की अगर हम बात करते हैं, लक्ष्य से रूबरू कराना, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार सामाजिक दबाव में बच्चियों को पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन उन बच्चियों को खुद ही नहीं मालूम होता है कि आगे चल करके उन्हें क्या करना है। समाज में वो देखती हैं कि उनकी माताएं, उनके घर परिवार की जो दूसरी महिलाएं हैं पुराने समय की, वो सब घर की चार दीवारी तक ही सीमित हैं, लड़का बच्चा उन्हें पालना है, चूल्हा रोटी चल करनी है। कई बार वो स्वतः प्रेरित हो जाते हैं इस कार्य के लिए। तो इसका मतलब वहां काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि आपको पढ़ाया लिखाया क्यों गया है। आप नो डाउट ये सब अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, इनफैक्ट कई लोग तो इसको करियर के रूप में भी लेकर के चलते हैं। तो वो दबाव नहीं होना चाहिए, जैसे पुरुषों के ऊपर दबाव नहीं वैसे महिलाओं के ऊपर भी नहीं। तो लक्ष्य से रूबरू होने का मतलब है कि कॉलेज के दौरान ही, स्कूल्स के दौरान ही छात्राओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से काउंसलिंग वगैरह भी कराई जाए। आप लोगों के सामने कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि आगे चलकर हम क्या करेंगे ये तो हमें मालूम ही नहीं चलता, और जब तक हमें मालूम चलता है तब तक उम्र निकल चुकी होती है, उसे करने की समय बीत चुका होता है। तो ये चीज इन महिलाओं के साथ ना हो, इसलिए बिटिया और बिरबा ये एक पहल है जो नवजात कन्या की प्रत्येक मां को सम्मानित करने की एक कार्यक्रम है, जिसमें एक तो जो कन्या है उसके जन्म की खुशी, कन्या के जन्म की खुशी मनाने की बात यहां पर करी गई है,
क्या आप इस पर खुश हों? ये अवसर है, ये उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाएं। और दूसरा, इसमें पर्यावरण संरक्षण की भी बात करी गई है, पर्यावरण संरक्षण की भी बात करी गई है, और पर्यावरण को बढ़ावा देने या प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसको बढ़ाने के लिए भी एक प्रोग्राम टाइप का है कि मां अगर एक बेटी को जन्म लेगी तो लोग उसे जाकर के एक पौधा गिफ्ट करेंगे खुशियां मनाने के लिए। तो प्रकृति भी मां ही है। ठीक है, तो इतना बढ़िया प्रोग्राम है भाई, नूर जीवन का बेटियां। और डेफिनेटली कहते हैं कि बेटा हुआ है तो ये मेरा भाग्य है, और जब बेटी हुई है तो ये मेरा सौभाग्य है। ऐसी कहावतें आपने बहुत सुनी होंगी। तो बेटियां सौभाग्य हैं, एक भाग्य से पैदा नहीं होंगी, कईयों जन्मों के पुण्य कर्म जब आपको मिलते हैं तब बेटी प्राप्त होती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये नूर जीवन का बेटियां पंचायतों, स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित लैंगिक सशक्तिकरण विषय आधारित संवादात्मक गतिविधियों का कार्यक्रम है ये। इसमें जो लोकल गवर्नेंस की जो चीजें हैं, स्थानीय जो शासन या प्रशासन की जो जगहें हैं, ऐसी वो छोटी छोटी लोकल बॉडीज जहां से डायरेक्टली समाज कनेक्ट होता है। आप सीधे संसद से कनेक्ट नहीं होते हैं, आप सीधे विधानसभा, विधानमंडल वगैरह जो है उनसे कनेक्ट नहीं होते, लेकिन उससे छोटी संस्थाओं से कनेक्ट होते हैं। तो पंचायतों, स्कूलों और कॉलेजों में इस तरीके के लैंगिक सशक्तिकरण पर विषय आधारित के विषय पर आधारित जो है डिबेट करी जाने वाली ऐसी चीजें होनी चाहिए। यानी आप पंचायत लगाइए, उसमें महिला उत्थान से संबंधित चीजों की चर्चा कीजिए, पहले जैसे चौपाल लगती थी वैसे चौपाल लगाइए, कॉलेजेस में डिबेट करिए। ठीक है, संवादात्मक गतिविधियों का मतलब यही हो गया कि संवाद करिए, डिबेटेबल होइए, और उसी डिबेट से हमें समाज में क्या स्थिति है, जब आदमी को खुल के कहने का मौका मिलता है कि क्या गलत हो रहा है, वहीं से क्या सही होने की संभावना भी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं लेक्चर के शुरुआत में ये कहता हूं कि हम उस देश से बिलोंग करते हैं जिस देश में नारियों के सम्मान की बात करी जाती हो, लेकिन हम उस देश में इस समय रह रहे हैं जहां पर नारियों की दशा को सुधारने के लिए स्कीम्स चलानी पड़ रही हो, तो बीच का जो समाज था वो शायद हमारे भारत को कहीं ना कहीं पीछे ले गया था। तो ये खुल के कहने का जब अवसर है मेरे पास, तो इसी अवसर से निकल रहा है कि हाँ ये बात सही है, और हमें इसे सुधारने के लिए दोबारा ऐसा कोई ना कह पाए या किसी को कहने का मौका ना दिया जाए, इसलिए हम अपने भारत को सुधारें। तो डिबेट जब होती है तो वहीं जो नकारात्मक चीजें आती हैं वही सकारात्मक पहलुओं को जन्म देती हैं, और ऐसी सकारात्मक पहलुओं को जन्म देने के लिए पंचायतों, स्कूलों और दूसरे प्रकार के इस तरह की जो संस्थाएं उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगली पहल की अगर हम बात करें तो कलेक्टर की क्लास। देखिए कैसे कैसे पहल है, मतलब कितना मोटिवेट करने वाली पहल है, और इसको अगर ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर अगर इसे वास्तविक रूप में इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत दूर नहीं है कि हम फिर से उसी समाज में आएंगे जहां नारियों की पूजा ही होती है। पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में वंचित लड़कियों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं और करियर परामर्श देने की पहल। तो कई बार पढ़ाई के या आगे बढ़ने के अवसरों में कई ऐसे कारण भी होते हैं जो उनके परिवार या उनके खुद के द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है, जिन कारणों को गॉड गिफ्टेड या कह सकते हैं कि ऐसे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी होते हैं, जैसे कि गरीबी, कि हमारे पास में पैसा नहीं है, हम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं पर हम नहीं पढ़ा पा रहे। तो कहा गया कि पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में वंचित लड़कियों के लिए, यानी ऐसी लड़कियों के लिए जिनके पास में शिक्षा के अवसर पर्याप्त नहीं है, उनके लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं और उनको कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने की जो योजना है वो भी चलाई जानी चाहिए, और उसको कलेक्टर की क्लास के रूप में जाना गया। और बाल कैबिनेट, जैसा कि नाम वैसा ही, आप लोगों ने वो सुना है, एक बार आपने बचपन में खेला भी होगा, एक राजा बनता है, उसके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो दरबारी बनते हैं, फिर दरबार लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसी कहानी आपने हो सकता है सुनी हो, या फिर कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उज्जैन का राजा था, कभी वो भी ऐसा करता था शायद। मतलब ऐसे खेल आपने जरूर सुने होंगे। तो उसमें बच्चों की ही अपनी एक सभा होती है, उसमें कैबिनेट, ये हमारा मंत्री है। चोर पुलिस खेला होगा आपने, मजिस्ट्रेट वाला खेल खेला होगा। तो उस खेल, ये जो खेल है जो समाप्त हो गए ना, ये जो डिजिटल गेम्स आने लगे हैं, उन्होंने उस नैतिकता प्रदान करने वाले खेलों को कहीं ना कहीं गायब कर दिया, और इसकी वजह से भी एक नैतिक चीजें गायब हो रही। तो इस नैतिक खेल को सोचिए, अब यहाँ पे प्रोग्राम के तौर पर लाना पड़ रहा है। आप इस दिमाग लगाइए इन चीजों पर। ये वो खेल हैं जो हमने बचपन में यूं ही खेले होंगे, कम से कम मेरी उम्र तक के बच्चों ने तो खेले ही, मतलब मेरी उम्र के जब रही होगी बचपन की, तो तब इस तरीके के खेल तो बहुत ही प्रचलित थे ही।
आपकी उम्र में क्या ये प्रचलित था? जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। आज आपके विचार में बहुत ज्यादा पूछ रहा हूं, जरूर बताइएगा। बाल कैबिनेट, इसमें युवा नेतृत्व कार्यक्रम जहां छात्राएं चर्चा करने और मुद्दों को हल करने के लिए सरकारी कैबिनेट और मंत्री स्तरीय भूमिकाओं का अनुकरण करते। मतलब ये कहां हो सकते हैं? ये फिर से वही पंचायत, स्कूल, कॉलेज, या फिर तमाम प्रकार की एनजीओज हैं, उनमें इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाएं। महिलाओं का एक गुट हो, वो इस तरीके की चर्चा करे, इसको आज आप लोग किटी पार्टी कहते हैं। गांव की महिलाओं और नगर और सब जगह की जो बच्चियां हैं उनको लेकर के इस तरीके की पार्टी करिए, डिबेट रखिए, जो जीतेगा उसको पार्टी कराइए, ऐसी चीजों को करना चाहिए। तो बाल कैबिनेट है, इसमें वो युवा नेतृत्व कार्यक्रम है एक तरीके का। ये देखिए, युवा नेतृत्व कार्यक्रम, जिसमें एक प्रकार की रिहर्सल या प्रैक्टिस करी जा रही है और उसी तरीके करी जा रही है जैसे कि एक राजनेता वगैरह करते हैं, जिससे कि वो सरकारी कैबिनेट कहला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आओ स्कूल चले। स्कूलों में लड़कियों का 100% नामांकन हो सके, यानी प्रत्येक बच्ची का स्कूल में नामांकन हो और वो पढ़ने जाए, सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर पंजीकरण और नामांकन अभियान शामिल किया गया है, जो कि निःशुल्क रहे। ये वो तमाम पहल हैं जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दें। और आई होप कि आप सब जब अधिकारी बनेंगे तो इन सब चीजों का खासा ख्याल रखेंगे। लाभ क्या है, आइए चलते हैं इस लाभ के बारे में जानते हैं। जन्म के समय लिंगानुपात, एक तो जन्म के समय से लिंगानुपात सुधरेगा इस योजना के अंतर्गत। और जरा एक आंकड़ा है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसने एक डेटा जारी किया जिसमें यह कहा गया कि 2014-15 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय तक लिंगानुपात 2011 वाला, मतलब अगर हम 2011 वाला जो लिंगानुपात है उसमें हम कमी देखते हैं एक स्थान की, 919 था, ये था 2011 में, एक की कमी होकर के 918 हो गया। 2014-15 में जहां 918 दिख रहा है, 934 हो गया है 2019-20 में। अब ये जो 2019-20 है, ये कोई मतलब ये जो आंकड़ा है ये HMIS का है। आपको मालूम है अभी जनगणना के आंकड़े नहीं है हमारे पास में, 2021 की जनगणना वाले तो है ही नहीं। तो 2019-20 की जो जनगणना है 934, ये आपको ये HMIS के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 934 है। तो अगर हम 918-19 से बढ़ करके 934 तक जा रहे हैं, 934 तक जा रहे हैं, तो अभी अगर 1000 आउट ऑफ 1000 नहीं हो रहा है या फिर 1000 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो हमें ये देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि अभी बराबरी पे नहीं है, लेकिन पहले से सुधार है, पहले से थोड़ा सा सुधार है। लगभग 16 अंकों का सुधार आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी हम अच्छी तरीके से सुधार पर नहीं पहुंचे। इसका मतलब अभी ये कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम रखना है। तो हम अगर इस नजरिए से देखें कि लिंगानुपात में इस योजना का लाभ हो रहा है, तो हाँ थोड़ा सा हो रहा है, फायदा है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें, इस योजना का इंप्लीमेंटेशन शिक्षा के लिए भी तो है, महिलाओं की शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए। तो सकल नामांकन अनुपात की अगर हम बात करें, अगर हम एनरोलमेंट की बात करते हैं कि जो बच्चे, जैसे मैंने कहा ना 100% बच्चे जो हैं उनका नामांकन होना चाहिए, महिलाओं का, बच्चों का, तो माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का GER यानी कि सकल नामांकन जो अनुपात है, रेशियो जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ये जो है 14-15 में आपको 77.45 दिख रहा है, और इससे बढ़ करके कितना हो गया है अब 81%। अगर 77 से बढ़ करके हम 81 तक आ गए हैं तो इस योजना की वजह से ऐसा लगता है कि आए। इसके अलावा स्कूलों में बच्चियों के लिए या लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो लड़कियों के लिए कार्यात्मक अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत जो है वो 92% से बढ़ करके 2018 में 18-19 में 95% हो गया, यानी 95.1% हो गया। तो एक लगभग 92 से कितना हो गया, 95 हो गया। तो इसमें भी, इस स्तर में भी इस योजना के द्वारा जो है वो सुधार किया गया है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रसव पूर्व देखभाल यानी प्रीनेटाल जो केयर है, ठीक है, उसके पंजीकरण की अगर हम बात करें तो 2014-15 में 61% रजिस्ट्रेशन था, वो बढ़ करके 71% हो गया। पहले दाई माँ आदि जो है वो जन्म दे देती थी बच्चों को या जन्म दिलवा देती थी बच्चों को,
तो लोग जो है सरकारी अस्पतालों या किसी प्रकार के प्राइवेट या किसी जगहों पर जाते नहीं थे। तो जो बच्चे के जन्म से पहले का जो कुछ समय होता है ना, माँ के लिए, परिवार के लिए और उस बच्चे के लिए जो गर्भ में है या जो बच्चा भी गर्भ में है, उसके लिए बहुत क्रूशियल समय होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो उस अति महत्वपूर्ण समय में हमें केयरिंग में होना चाहिए डॉक्टर की। अगर नहीं होंगे, जो संभावनाएं हैं, किसी प्रकार की दुर्संभावनाएं अगर बन रही तो उनका पता ही नहीं चलेगा और हमारे साथ में जो है किसी प्रकार की मिसहैपनिंग भी हो सकती है। और ये भी कहीं ना कहीं लिंगानुपात में कमी को लेकर के दर्शाता है या फिर एक कमजोर बच्चे के जन्म को दिखाता है। तो इस तरीके से ये इसमें सुधार हुआ है। और ना तो पहले के लोग हॉस्पिटल जाते थे और ना ही हॉस्पिटल में प्रसव होता था। तो जब प्रसव भी हॉस्पिटल में होता था तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था। तो अब जब रजिस्ट्रेशंस में बाढ़ आई है तो उसके फिर फॉलोअप्स लिए जाते हैं और फाइनली फिर इसी वजह से 2014-15 की तुलना में 2019-20 में आप 87% से 94% का संस्थागत प्रसव, यानी कि वो चाहे प्राइवेट संस्था में करा रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में करा रहे हो, किसी भी जगह पर, हॉस्पिटल्स में करा रहे हो किसी भी जगह पर, तो ये हो रहा है कि निगरानी में हो रहा है। और जब गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा है तो फिर आप यहां से भी लिंगानुपात बढ़ते हुए देखते ही। तो इस तरीके की बातें। इसके अलावा जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन भी हमको इसके माध्यम से कई प्रकार से देखने को मिला है, जैसे कि हमने तमाम सारी पहलों के ऊपर चर्चा करी हुई है, उन पहलों के माध्यम से। तो अब बारी है इतनी चर्चा करने के बाद आज के इस स्कीम से संबंधित प्रश्न की, और आशा करते हैं कि इस स्कीम से संबंधित इस प्रश्न के को देखने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर हमें जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध है घटते लिंगानुपात का समाधान और बालिकाओं का सशक्तिकरण से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए, भारत में सभी बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के से संबंधित है, या फिर अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर बाल विवाह को रोकने से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इस सेशन की पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे स्कैन करके या फिर डायरेक्टली इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे, इसलिए आप जरूर हमारे इस स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने पिछले रविवार को हिस्ट्री की मैराथन क्लास ली थी, जिसमें संपूर्ण जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसे एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर किया है। बहुत सारे बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक उसका लाभ नहीं उठाया है तो जरूर उठाइएगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।